नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की बात में, भोर की बात में अगले 20-25 मिनट तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो बने रहिए आप भी हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ चुके होंगे और इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की अखबारों में कौन सी खबर जो है मुख्य पेज पे हैं। तो आज के अखबार में जो एक खबर सारे अखबारों ने मुख्य पेज पे लिया है, हेडलाइंस में लिया है, वो है किसानों का आंदोलन। जी हाँ, किसानों ने कल दिल्ली कूच किया था, बड़ा हंगामा हुआ है शंभू बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो किसानों का दिल्ली कूच, झड़प, शंभू बॉर्डर पर भीड़ ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस का एक्शन, कई प्रदर्शनकारी चोटिल, डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले घायल। ये देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है, ये पहले पेज पे है और इसमें तमाम फोटोज़ भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा आइए देखते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में टीयर गैस इन पटियाला, टीयर्स इन दिल्ली। ये देखिए, टीयर्स इन दिल्ली का मतलब ये हुआ कि दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग में पूरा लंबा लंबा कई कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब आते हैं इस पर, देख लेते हैं दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण ने थोड़ा सा सरकार का पक्ष छापा है कि किसानों के लिए खुले हैं सरकार के दरवाजे। केंद्रीय कृषि मंत्री मुंडा ने कहा, अर्जुन मुंडा साहब ने, कि किसान हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये खबर जो है, लेकिन ये भी हेडलाइन में है, पहले पेज पे है। और एक लोकल अखबार है यहाँ का, देखिए, इन्होंने भी यही छापा है, किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर पुलिस से टकराव, ये खबर है। उसके बाद अमर उजाला उठा के देखिए तो इसने बड़े लंबे लंबे उस पर छापे हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने शंभू जिंद बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। और आंसू गैस भी जो है वो ड्रोन से छोड़े गए 300 मीटर अंदर जाकर। तो ये बड़ा वो है। और कल मैं ये भी देख रहा था कि आज तक का एक रिपोर्टर जो है वो वहाँ पर कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और रिपोर्टिंग के दौरान उसने कहा कि मुझे गोली लग गई है। हालांकि ये खबर अखबारों में नहीं छपी है कहीं भी, लेकिन ये मैं कल देख रहा था उसमें, आज तक चैनल पे, तो ऐसा कुछ था। ये हिंदू अखबार है। हिंदू अखबार में देखते हैं क्या लिखा है। तो हिंदू अखबार में है, सेंटर रूल्स आउट एमएसपी लॉ, ऑफर्स टॉक्स विद फार्मर। एमएसपी के लिए जो है मना किया सेंटर ने, ये खबर छापी है हिंदू ने, लेकिन इसने भी मेन लीड खबर ली है। और इसका ये कहना है कि एमएसपी जो है वो व्यवहारिक नहीं है और अभी वो उसको लागू नहीं कर सकते। और किसानों की मेन मांग यही है कि एमएसपी का जो है कानूनी गारंटी दी जाए। तो बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसान जो है वो 4-6 महीने के राशन पानी के साथ पहुंचे हैं दिल्ली बॉर्डर। तो ये एकाएक इस तरह का आंदोलन भी इसको उचित नहीं करार दिया जा सकता। और जिस तरह से किसान वो ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके, उसमें मैंने देखा, अब पता नहीं वो सही फ़ोटो था कि गलत फ़ोटो था, कहीं देखा था मैंने उसे कल, कि उसमें जो है वो तोप वाले जो पहिए होते हैं, चेन वाले, वो लगे हुए हैं ताकि वो कील कांटे उस पर असर न करें। और बैरिकेड आगे वो लगा हुआ है, बुलडोज़र में जैसे लगा रहता है, तो बुलडोज़र तोड़ देता है दीवार वाल, उस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे बुलडोज़र वाला वो लगा हुआ है प्लेट। तो इस तरह से ये ठीक बात नहीं है, और जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी रास्ता जो है वो बातचीत से ही निकल सकता है। और बड़ी दुखद बात है कि बातचीत जो है पहले राउंड की फेल हो गई और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। पीयूष गोयल साहब उसमें शामिल थे, अर्जुन मुंडा साहब शामिल थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और उससे जो है वो ये नौबत आ गई है। अब आप देखिए, इसमें भी फ़ोटो निकला है, वो जो ट्रैक्टर का है, नवभारत टाइम्स का है ये, इस पर एडिटोरियल भी छपा है। तो एडिटोरियल में मुख्य बातें ये हैं कि मतलब दिल्ली जो जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसान जो है और उत्तर प्रदेश के किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो जिस तरह से कूच कर रहे हैं, जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है वो तरीका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से इनको रोकने के लिए तमाम इंतजामात और बंदोबस्त किए गए हैं और ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं, ये विजुअल और फोटो भी परेशान करते हैं। ये अखबार में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की सभी मांगे जो है वो वाजिब हैं। अब
ये भी लिखा है इसमें कि जिस तरह से किसान तैयारी के साथ आए हैं इस बार, और जैसे बयानबाजी उनकी हो रही है, उस हिसाब से लगता है कि वो लंबे आंदोलन का मन बनाए हुए हैं। तो लेकिन इस तरह की घेरेबंदी जो है अगर दिल्ली एनसीआर की जाती है लंबे समय तक के लिए, तो वो स्थानीय लोगों के लिए, जो 1 करोड़ लोग हैं दिल्ली एनसीआर के, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और कल ये देखने को मिला भी। और साथ ही साथ जिस तरह से झड़पें हो रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, हो हल्ला हो रहा है, तो पानी की बौछारें हो सकता है कल छोड़ी जाएं। तो इसके विजुअल और फ़ोटोज़ जो हैं वो इंटरनेट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जाएंगे। तो ये मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा कि हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है अब, जबकि चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये है। अब इसमें यह भी लिखा है कि किसानों की जो मेन मांग है वो एमएसपी पे कानूनी गारंटी। ये मांग जो है इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, और इसको तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। ये बयान भी आया है हमारे कृषि मंत्री का। तो और ऐसी कोई भी डिमांड जो है वो महज कागजी है, इस अखबार में लिखा है, क्योंकि अनुभव जो है वो ये बताता है कि ये वादे जो है अमल में नहीं लाया जा सकते। तो अब डिमांड सप्लाई की बात कही है, इस अखबार में लिखी गई है कि भाई मिसाल के तौर पे अगर भारत सरकार जो है 22 फसलों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन सबका फ़ायदा थोड़ी मिलता है। जैसे बाजरा है, बाजरे पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 8% बढ़ा है, और गेहूं और धान पे वो 4% और 5% बढ़ा है। बावजूद उसके बाजरे का जो रकबा है, मतलब खेती करने का जो क्षेत्रफल है बाजरे का, वो घट गया है पिछले 10 सालों में। 2011-12 से देखा जाए 2021-22 तक, तो वो इसमें लिखा हुआ है कि उसमें रकबे में काफ़ी कमी हुई है। 24% सिकुड़ गया है, मतलब 24% किसान, अब कम खेती होती है बाजरे की, बावजूद उसके कि उसका एमएसपी ज़्यादा है। तो ये दिक्कत है, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए होगा। और सिर्फ एमएसपी डिक्लेयर कर देने से जो है किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाता। किसानों को मेन फ़ायदा तो बाज़ार में या कहीं भी जब वो अपनी उपज बेचने जाते हैं तब उनको मिले अगर उसका दाम, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, कि आज की तारीख में लहसुन का रेट लखनऊ में 500 रुपये किलो हो गया है। आज तो अखबार में निकला है कि 550 हो गया, 50 रुपये और बढ़ गया है। अब 550 रुपया बढ़ तो गया है, लेकिन फ़ायदा किसको मिला होगा? किसान को तो मिला नहीं होगा। ये या तो लहसुन जो दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, आढ़ती होते हैं, जिनको बोलते हैं, थोक मंडी में बैठते हैं, जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसानों के सारे प्रोडक्ट की डीलिंग मार्केट में वही करते हैं। तो अब उन्होंने पहले आज के 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो खरीद के रख लिया होगा अपने पास, या आज की तारीख में भी अभी तो लहसुन हरा है, मार्केट में हरा लहसुन बिक रहा है, लहसुन पका नहीं है इस साल की जो फसल हुई है। तो वो लहसुन पहले का ख़रीदा होगा उन्होंने, पिछले साल का प्रोडक्ट खरीदा होगा, या चाहे अब ख़रीदा हो या 6 महीने पहले ख़रीदा हो, तो ख़रीद के उन्होंने रख लिया अपने पास। अब उन्होंने तो 50 रुपये 100 रुपये किलो खरीद लिया होगा, आज की तारीख में 500 रुपये किलो बिक रहा है, तो थोक के रेट में वो 300-400 रुपये किलो बेच रहे होंगे, दुगना तिगुना फ़ायदा कमा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई उनको तो नहीं मिल रहा है, किसानों को। अब अगर 300 रुपये किलो उन्होंने बेचा, या 350 रुपये किलो बेचा, या 400 रुपये किलो बेचा, अब उसके बाद जो रिटेलर जो खरीदता है उसको 300-350 रुपये किलो, उसको ला के बाज़ार में 500 और 550 रुपये किलो बेच रहा है, तो जो बचा हुआ फ़ायदा है वो रिटेलर को जा रहा है, और पैसा कस्टमर की जेब से जा रहा है। तो इसमें किसानों को तो कहीं कोई फ़ायदा हुआ नहीं। कोई सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जिसमें किसान अब मंडी में अपना सामान लेके आए तो उसको बिचौलियों से सामना न करना पड़े, डायरेक्ट परचेजिंग का कोई वो होना चाहिए। और पता नहीं ये संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, जैसे एमएसपी प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो पता नहीं ये भी संभव है कि नहीं संभव है, लेकिन एक दाम फिक्स हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट में इससे कम में आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब चक्कर ये है कि बाज़ार जो है वो डिमांड और सप्लाई के रूल से चलता है, तो ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हर ज़िले लेवल पे, क्या हर ब्लॉक लेवल पे, मुझे लगता है कि जो कोल्ड स्टोरेज टाइप की है, या स्टोरेज की क्षमता है, भंडारण की क्षमता है, प्रॉपर भंडारण की क्षमता, फसली चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, तो
अभी सीजन है, लहसुन का भी है, प्याज का भी है, टमाटर का भी है, मटर का भी है। तो अभी हरा मटर मिल रहा है, मार्च के बाद जो है वो बंद हो जाएगा। मार्च के बाद आलू जो है मार्च तक तो आलू आता है, लेकिन मार्च के बाद लहसुन भी आना शुरू हो जाएगा पका हुआ। तो किसानों के पास चूँकि भंडारण की क्षमता नहीं है, तो इसलिए किसान उसको मजबूरी है कि वो प्रोडक्ट जो है अपना सारा एक साथ बेच दे, क्योंकि पास वो एक दो वजह हैं इसकी। उसको पहले तो पैसे की ज़रूरत है। वो फसल उसकी जब तैयार होती है तो सबसे पहले उसकी नज़र यही होती है कि किस तरह से वो फसल अपनी बेच दे, ताकि उसे पैसा मिल सके। पैसा मिले तो वो अपना बेटी के ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई है, खाना है, पीना है। खाना पीना तो खैर चलिए, चावल और गेहूँ अगर वो उपजाता है या सब्जी उपजाता है तो थोड़ा बहुत उसको अपना खाने का रख के बाकी बेचता है। लेकिन अगर कोई दूसरा क्रॉप है, जैसे बाजरा है मान लीजिए, या जौ है, या कोई भी आइटम है, आलू है, आलू अगर उगाता है, लहसुन अगर उगाता है, तो वो रखे कहाँ वो? तो उसको मजबूरी है उसे बेचना है। और मार्केट में उस समय जो डिमांड जिस आधार पे होगी और सप्लाई जिस आधार पे होगी, उसको उतना वो पैसा मिलता है। उसकी मजबूरी है उसे बेच देना है, क्योंकि उसके पास रखने का भंडार नहीं है। तो सरकार को ये देखना होगा, या कोऑपरेटिव कमेटीज़ जो हैं किसानों की, उनको देखना होगा कि किस तरह से किसान अपना रखे। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो तुरंत बेचे, नहीं ज़रूरत है तो वो अपना सामान वो अपने भंडार गृह में, अपने स्टोरेज में रख दे। मिनिमल किराया हो उसका, जो वो अफोर्ड कर सके। बिजली की सुविधा हो वहाँ पे, इंटरनेट की सुविधा हो, ताकि उसे पता चलता रहे कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, और उसको जब जितना ज़रूरत हो उतना माल वो अपना निकाल के बेच सके। तो भी मुझे लगता है कि किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आम है, आम का मौसम आ जाएगा अभी कुछ दिन के बाद, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद। आम आप 2 ही महीने खा सकते हैं। आप पका आम 1 महीने से ज़्यादा नहीं खा सकते। आप 22-25 मैक्सिमम 30 जून के बाद आम मिलना शुरू होता है, जब एक आध पानी गिर जाता है, उसके बाद आम में मिठास आती है। और वो आम जो है, डाल का आम जिसको कहते हैं, पाल का नहीं, जो पकाया जाता है वो नहीं, डाल का आम जो है मुश्किल से आप 1 महीना खाते हैं, 20-25 दिन, 1 महीना। तो अगर हमारे पास प्रॉपर भंडारण की सुविधा हो तो जो हम 1 महीना आम खा रहे हैं वो हम अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बातें सब करते हैं लेकिन कोई करता नहीं है। तो ये एक समस्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखना होगा। अब आते हैं आंदोलन पे। तो आंदोलन पिछली बार भी हुआ था, तो पिछली बार फिर बातचीत हुई थी। सरकार ने जो 3 कानून लिए थे वो वापस हो गए थे। उसके बाद आपस में बैठ के बातचीत हुई थी, कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी। अब जैसे इसमें अखबार में 2 बिंदु दिया है नवभारत टाइम्स के संपादकीय में, कि उस दौरान जो है मामले दर्ज किए गए थे किसानों के खिलाफ, तो वो मामले शायद अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं, इसमें से लिखा हुआ है। साथ ही साथ उस दौरान जो ट्रैक्टर वगैरह जब्त किए गए थे किसानों के, वो ट्रैक्टर भी अभी तक नहीं छोड़े गए हैं। तो ये सब शिकायतें, जो वाजिब शिकायतें हैं, वो किसानों की मांगे जो हैं मानी जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उनको ठोस आश्वासन दिया जा सकता है कि भाई आपके लिए हम वो कर सकते हैं। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी उस समय, और 2 साल हो गए, अभी तक उस कमेटी की कोई बैठक भी शायद नहीं हुई, या जो भी है, लेकिन मतलब उसमें मामला आगे नहीं बढ़ा। तो ये एक बड़ी शिकायत है। तो इन सब चीज़ों को आपस में बैठ के भी देखा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, क्योंकि किसान हमारा जो है, जिसे अन्नदाता हम कहते हैं, अगर वो सड़क पर बैठे तो ये बात ठीक नहीं है, और बिल्कुल हमारे देश की इमेज को जो है ये ख़राब करेगी। और सरकार को चाहिए कि वो किसानों के नेताओं के साथ बैठे, बात करे और एमएसपी के बारे में समझाए। किसानों को भी चाहिए कि वो उग्र प्रदर्शन ना करें और आम आदमी की परेशानियों का ध्यान रखें कि आम आदमियों को कितनी परेशानी हो सकती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। किसान कब तक सड़क पे बैठेंगे और कब तक वो इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे? कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए भी, बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। इसकी वजह से यही था कि खेती, जो हमारी खेती किसानी है हमारे देश की, वो हमारी जीडीपी का मुख्य आधार है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। तो उस वजह से किसानों का काम जारी था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन सर्विस सेक्टर भी बंद था, लेकिन प्रोडक्शन, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, किसानी है, फार्मिंग है, वो चल रहा था। तो और उन्हीं किसानों की बदौलत जो है देश के 75-80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। वो राशन जो दिया जा रहा है वो राशन हमारे किसान ही पैदा करते हैं।
तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को समझदारी से काम लेना चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, इंतज़ार रहेगा हमको भी, आप भी इंतज़ार करिए। अब दूसरा मामला आता है, ज़रा थोड़ा पॉलिटिकल है, और वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उस पर भी बड़ा चर्चा चल रहा है, और चर्चा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से विरोध हो रहा है अपनी ही पार्टी में, यानी समाजवादी पार्टी में, तो उसको लेके जो है वो ये कदम उठाया गया है। तो लेकिन इसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल बलिया में थे, तो बलिया में उन्होंने सवाल उठाया ये कि भाई साहब अभी तक क्यों, कैसे बोल रहे थे, किस आधार पे बोल रहे थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं या बोलते आए हैं, वो अखिलेश यादव के इशारे पर बोल रहे थे। तो आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के दो नेताओं, पवन पांडे ने और मनोज पांडे ने इनके ऊपर सवाल उठाए थे। पवन पांडे ने कहा था कि उनका दिमाग ख़राब हो गया है, और मनोज पांडे ने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपनी चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को, इस्तीफे की चिट्ठी, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि मैं पार्टी को मजबूत कर रहा था, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, जनता के बीच जो है मैसेज, जो पार्टी का संदेश है उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। और ये जो छोटे भैया नेता हैं जो ये मेरे काम में बाधा डाल रहे थे और मेरे खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो आपको इस्तीफ़ा तो पहले ही दे देना चाहिए था, और साथ ही साथ जो बयानबाजी आप कर रहे हैं इस पर भी लगाम आपको लगा लेनी चाहिए थी। आप किसी पार्टी में रह के हुए, किसी भी पार्टी में हो, आप चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, तो आप किसी भी पार्टी में रहकर किसी ग्रुप के जो बिलीफ हैं, जो विश्वास हैं, जो मान्यताएं हैं, जिन परंपराओं का वो पालन करता है, जो आस्था का वो निर्वहन करता है, उस पर आप चोट नहीं पहुंचा सकते। आप अगर बीएसपी में हैं तो क्या आप दलित महापुरुष जो हैं, जो गुरु हैं, महापुरुष हैं, उनको गाली देंगे? आप बीजेपी में हैं तो राम को गाली देंगे क्या? आप समाजवादी पार्टी में हैं तो आप गाली देंगे क्या देवी देवताओं को? तो ये कौन सा प्रचार है पार्टी का? ये कौन सी विचारधारा है? आप खुद समाजवादी पार्टी में हैं, आपकी बेटी जो है बीजेपी में है, तो या तो आप पार्टी को अंदर ही अंदर पलीता लगा रहे हैं इस तरह के बयान देकर। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अखिलेश यादव आखिर उनको जो है क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, किस वजह, मजबूरी क्या है, कौन सा उनका फ़ायदा वो कराए जाएंगे। अखिलेश यादव के साथ अभी एक और बयान छपा है अखबार में कि पल्लवी पटेल जो कमेरावादी हैं अपना दल की, अनुप्रिया पटेल की बहन और उनकी विरोधी, और कौशाम्बी से उन्होंने चुनाव जीता था, उनको हरा के केशव प्रसाद मौर्य को, उन्होंने भी जो है कहा है कि राज्यसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें हम समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जया बच्चन के नाम पे उनको ऐतराज़ है कि जया बच्चन और आलोक रंजन को क्यों उम्मीदवार बनाया गया। तो क्या भैया तुमसे पूछ के उम्मीदवार बनाएंगे क्या अखिलेश यादव? तो ये है। तो समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब ये पल्लवी पटेल। तो इस तरह की चीज़ों पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और पार्टी को अपनी तैयारी करनी है। पार्टी को अपना स्टैंड भी क्लियर करना होगा कि वो किन लोगों के साथ रहना चाहती है, क्योंकि किसी भी तरह का गलत मैसेज जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है चुनाव में। तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य के इश्यू पर। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहिए। आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपका प्यार हमें यूट्यूब पे भी मिल रहा है, आपका प्यार हमें इंस्टा पे भी मिल रहा है, फेसबुक पे भी मिल रहा है। इस प्यार को बनाए रखिए। देख तो रहे हैं आप हमारा चैनल, खूब देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से व्यूअर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब देखिए इंस्टा पे एक हमारा वीडियो जो है उसे 70,000 लोगों ने देखा, लेकिन उसका 5% यानी 3,500 लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए। तो ऐसा ना करिए। आप अगर वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी आपको ओम प्रकाश राजभर ने जो बोला है अखिलेश यादव के खिलाफ, वो वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।